the name of Allah who is most merciful and beneficial. Today our topic is CPC 1908. The section is 15 to 17 and 21. In detail we can say that we will discuss 21 section 15 to 21. सो आप लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए कि हम सेपरेट सेक्शंस को पढ़ रहे हैं जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारे 15 टू 21 है ये डील करते हैं हमारे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से कि प्लेस ऑफ सुइंग किस जगह पे आपने केस जो इंस्टीट्यूट करवाना है। तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी केस किस जगह इंस्टीट्यूट होता है। जगह का मतलब ये है कि आपकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या है कि आपने किस कोर्ट की टेरिटरी के अंदर रह के आपने केस फाइल करना है। तो सेक्शन 15 हमें पहले ये बताता है, ये सेक्शन 15 है तो ये वेबसाइट है। तो मैं आपको लिख देती हूँ की तरह। सेक्शन 15 बताता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राइट। आपने उस कोर्ट के अंदर केस फाइल करना है जो कि लोएस्ट है, ठीक है, क्या है लोएस्ट है। तो आपने लोएस्ट फॉर्म पे आपने केस फाइल करना है जो आपको लगता है कि जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, यानी कि सबसे छोटी कोर्ट जो होती है, छोटी कोर्ट यानी कि सबसे लो लेवल पे होती है, और ने वहाँ केस फाइल करना है। ये नहीं कहना कि हमारी जो मालियत है वो 50 करोड़ है तो हमने केस भी है 50 करोड़ में फाइल करना है, ऐसे नहीं करना। आपने सिविल कोर्ट से इंस्टीट्यूट करवानी, यानी कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाए तो आपने लोएस्ट जो ग्रेड है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है, अपने इंस्टीट्यूट करवाना है अपने केस को। उसके बाद फिर आगे फर्दर मूव ऑन करना है। पता लग गया बात? चल सही, अच्छी बात। अच्छा, मीनिंग है कि प्लेंटिव मस्ट फाइल द केस, प्लेंटिव सबसे पहले फाइल करेगा इन द लोएस्ट कोर्ट दैट द अथॉरिटी जुरिसडिक्शन, जिसकी अथॉरिटी है जुरिसडिक्शन है टू हियर सुनने की, यानी कि उसे कंटेस्ट करने की, उसको डिसीजन देने की। आगे दिस प्रिवेंट्स ओवरबर्डिंग हाई कोर्ट। अब डायरेक्ट आप वो नहीं कह सकते कि मैंने हाई कोर्ट जाना है। ऐसे तो जो ओल्ड हायर कोर्ट होती हैं उन्होंने बहुत से जो हमारी कंट्री के इश्यूज होते हैं, फंडामेंटल इश्यूज या फिर कह लें गवर्नमेंट इश्यूज जो कि प्रोविंसेस के अगेंस्ट अक्सर राइज हो जाते हैं, डिस्प्यूट राइज हो जाते हैं, कोर्ट के पास और बहुत काम होता है। तो उनको ओवरबर्डन जो हो जाता है तो उसको कम करने के लिए हायर कोर्ट के पास जाएं, अपील के लिए जाएं, लेकिन जो अपना डिसीजन है वो आप सिविल कोर्ट से लेके जाएं। तो सिविल कोर्ट्स के डिसीजन पे आप अपील फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बेसिक कोर्ट केस इंस्टीट्यूट होना है वो सिविल केस में कोर्ट में होना है, सिविल नेचर का जो केस है। इफ अ सिविल जज जूनियर डिवीजन कैन ट्राई टू केस, अगर जूनियर जज है तो आपने क्या कर सकते हैं, केस को फाइल शुड नॉट बी फाइल्ड बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट जज। आप सीनियर जज से बात कर लें, सीनियर जज को फाइल कर दें। ये नहीं होना चाहिए कि आप डिस्ट्रिक्ट जज के सामने नहीं होना चाहिए, फाइल नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसके सामने यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो जज है उसको सामने अपना केस फाइल कर दें। नहीं होना चाहिए कि अगर आप जूनियर डिवीजन कैन ट्राई द केस, इफ अ सिविल जज जूनियर डिवीजन कैन ट्राई द केस तो शुड नॉट फाइल बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट जज। बात क्या हो रही है कि अगर जो आपका केस है वो जूनियर डिवीजन के पास आपकी जुरिसडिक्शन है, वो उसकी जुरिसडिक्शन में आपका जो केस आता है, ठीक है। बात हो रही है अगर आपका जज जो है वो सीनियर डिवीजन का है तो आपका जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये बात हो रही है, आई होप आपको समझ आ गई, कंफ्यूज ना हुआ करो ना किया करें। अच्छा, तो सेक्शन 16 पे आ जाए। सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। 6 ये कह रहा है कि आपने सूट वहाँ इंस्टीट्यूट करवाना है जहाँ आपकी सब्जेक्ट मैटर है, सिचुएट है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे मौजूद है, लोकेट है, सिचुएट है, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूज करते हो आप। अच्छा, तो आगे मैं बात कर रही थी कि सब्जेक्ट मैटर की, कि सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो जहाँ पे लोकेट होता है अपने उसी टेरिटरी के अंदर रह के अपनी केस जो है फाइल करना है फॉर द रिकवरी। चाहे आपका केस जो है वो रिकवरी के लिए है, और उसके अलावा चाहे आपका पार्टीशन का केस है या मूवेबल प्रॉपर्टी का है या फोर क्लोजर का है, सेल है, रिडम्पशन है, मोर्गेज है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स है, इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी है, कंपनसेशन है फॉर रॉन्ग है इमूवेबल प्रॉपर्टी,
wrong to a property for recovery of movable property under the dispute or attachment। ये बात हो रही है कि कोई भी आपका केस है जो कि अकॉर्डिंग टू द मूवेबल प्रॉपर्टी है, जहाँ पे लोकेट है, आपने वहाँ केस फाइल करना है, अदर कोर्ट में आपने नहीं जाना। बात समझ आ गई? बेसिक बात है, बस सीधी सीधी बात है कि टेरिटरी के अंदर रह के काम करें जो भी करना है। शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस जगह पे उस लोकल जुरिस्डिक्शन को यूज करते हुए आपने अपना केस इंस्टीट्यूट करवाना है। अब ये ना हो कि आपकी प्रॉपर्टी फैसलाबाद हो और आप केस इंस्टीट्यूट करवा रहे हो मुल्तान में, ऐसे नहीं करना। जहाँ आपकी जुरिस्डिक्शन है आपने वहाँ केस फाइल करना है। प्रोविजन क्या कहती है इसमें, इफ़ द रिलीफ कैन बी ऑब्टेन थ्रू द पर्सनल ऑब्टेंस ऑफ द डिफेंडेंट द सूट मे आल्सो बी फाइल्ड वेयर द डिफेंडेंट डिसाइड और कैरीज ऑन द बिजनेस। अगर आपको लगता है कि आपका जो डिफेंडेंट है वो किसी और जगह डिसाइड किया हुआ है तो आप वहाँ भी फाइल करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी रेसिडेंस है, उसका बिजनेस है। प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लोकेट है वहाँ पे पाकिस्तान में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ लैंड इज़ लोकेट इन लाहौर, अगर आपकी जगह जो है अगर जगह लाहौर है तो द सूट फॉर द ओनरशिप और पोजेशन, जो सूट है वो ओनरशिप और पोजेशन का है के लिए मस्ट बी फाइल इन द लाहौर, तो इसे लाहौर में फाइल किया जाना चाहिए। कोर्ट नोट इल ना कि इसके अलावा किसी और कोर्ट में, ठीक है। नोट इल किसी और जगह। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पर आपके ओनरशिप और पोजेशन का डिस्प्यूट राइज हो गया है, तो आपने कोशिश करनी है, बल्कि होना ही आपका केस जो है वो लाहौर में होना है, क्योंकि आपकी टेरिटरी जुरिस्डिक्शन वहाँ की है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आगे है सेक्शन 17, क्या कहता है, सूट फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, प्रॉपर्टी जो है आपकी इमूवेबल है लेकिन जुरिस्डिक्शन भी डिफरेंट कोर्ट्स की है, तो इन केसेस में क्या होता है। सेक्शन 17 ये बताता है कि अगर आपको लगता है आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल है लेकिन उसकी जुरिस्डिक्शन में डिफरेंट कोर्ट्स की है, तो फिर आप क्या करेंगे। इस केस में ये होगा कि व्हेन द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इज सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन ऑफ दिस कोर्ट्स, उनमें से किसी एक कोर्ट के अंदर ना सूट इंस्टीट्यूट करवा दिया जाता है, हो सकता है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन है 2 और मोर कोर्ट्स। तो फिर वो क्या करेंगे, एक कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट करवा दिए, प्रोवाइडेड दैट इंटायर क्लेम वेयर इज वैल्यू इज विद इन द कोर्ट जुरिस्डिक्शन। वैल्यू होनी चाहिए कि पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए जुरिस्डिक्शन के पास। एग्जांपल है, इफ लैंड लाइज पार्शियली इन कराची एंड पार्शियली इन हैदराबाद द प्लेंटिफ में फाइल इन आइदर कोर्ट कराची और हैदराबाद। या तो वो कोर्ट कराची में करेगा या तो हैदराबाद करेगा, वो जुरिस्डिक्शन दोनों की है, वो दोनों टेरिटरी को कवर करते हैं, तो दोनों कोर्ट्स के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो केस को हेयर कर सकती हैं, केस के ऊपर जजमेंट दे सकती हैं। तो इफ़ द कोर्ट्स कैन हैंडल द टोटल क्लेम अमाउंट, तो अगर कोर्ट को लगता है कि वो तमाम केस को सुन सकती है तो वो उसको स्पेसिफिक रीजन देने होते हैं, यानी कि उसको रीजनेबल ग्राउंड्स बताने होते हैं वो किस ग्राउंड पे ये फैसला कर रही है, क्योंकि जो हमारी जुरिस्डिक्शन है वो तो डिफरेंट कोर्ट्स की है। जो भी कोई केस कोर्ट डिसीजन दे रही है उसको बताना होगा कि वो किन ग्राउंड्स पे डिसीजन दे रही है। समझ आ गई बात की। अनसर्टेन है ना, जुरिस्डिक्शन नहीं पता किसकी हो रही है, जुरिस्डिक्शन ज़्यादा की हो रही है या फिर नहीं भी है, अनसर्टेन है, तो उन केसेस में भी होता है कि आपकी जो जुरिस्डिक्शन होती है आपने वहाँ केस फाइल करना है। समरी देख लें। समरी जो सेक्शन है मैंने आपको बताया था 21 तक हमने पढ़ना है, तो ये 21 ही की समरी मैं बता रही हूँ आपको। आगे हम सेक्शंस को इंशाल्लाह पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक ऑर्डर 5 का है तो वो तो मैंने अपलोड कर ही देना है, लेकिन अब जो समरी हम पढ़ रहे हैं कि कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड्स, हमारा सेक्शन 15 ये बताता है कि जो भी आपने केस इंस्टीट्यूट करवाना है तो आपने उसे फाइल करना लोएस्ट कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ट्राई द केस। कोशिश आपकी होनी चाहिए कि उसे लोएस्ट फॉर्म से आगे अपवर्ड ग्रेड तक लेके आए, यानी कि आप अपील करें, एप्लीकेशन दें, वो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो केस इंस्टीट्यूट होता है सिविल नेचर का वो सिविल कोर्ट में होता है, डायरेक्ट हाई कोर्ट कभी नहीं जाता। तो ये बात आपको सिविल कोर्ट बता रहा है कि आपने डायरेक्ट आपने सिविल कोर्ट में जाना है, इनडायरेक्टली आपने ऐसे नहीं चले जाना किसी भी कोर्ट में। तो आगे है सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। 16 ये बताता है कि अगर आपका सूट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है, ओनरशिप का पोजेशन का मसला है, तो आपने प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएट है वहाँ आपने केस इंस्टीट्यूट करवाना है, किसी उधर नहीं करवाना, क्योंकि ये आपकी टेरिटरी जुरिस्डिक्शन है।
अब 17 ये बताता है कि प्रॉपर्टी इन मल्टीपल जुरिस्डिक्शन, अगर जो प्रॉपर्टी है उसकी जुरिस्डिक्शन मुख्तलिफ है, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन द केस, तो इसके सूरत में होगा फाइल एनीवेयर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लाइज, जहाँ पे प्रॉपर्टी होगी वहाँ पे वो डिसीजन देगी और स्पेसिफिक नोट्स भी बताएगी। अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे फैसला हो पा रहा है किसकी जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, तो वो किसी भी कोर्ट कोई भी फैसला दे सकती है। इफ इनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, तो फिर वो भी आपको ग्राउंड बताएगी किन बेस पे वो दे रही है, स्टेटमेंट देगी कि मैंने इन ग्राउंड्स पे ये फैसला दिया है। तो आगे ग्राउंड्स टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर जो ये तो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बात कर ली ना कि केस किधर फाइल होना है। अगर वो पर्सन के रिगार्डिंग है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी की डेफोमेशन का केस है, असॉल्ट का केस है, बैटरी का केस है, या फिर कोई पर्सन ने रॉन्ग कमिट कर दिया अगेंस्ट इंडिविजुअल, यानी कि उसको नेग्लिजेंस का कोई केस है, कोई भी ऐसा केस जो कि आपकी पर्सनली लाइफ को पर्सनली रॉन्ग कमिट हुआ है, जो आपकी पर्सनली राइट को इन्फ्रिज करता है, प्राइवेट राइट को इन्फ्रिज करता है, तो इन केस वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है। ठीक है, तो वो जो केस है वो आपका अगर जहाँ पे आपके साथ रॉन्ग कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर नेग्लिजेंस कमिट हुई है, या फिर जाट पर बैटरी हुई है, या फिर कोई भी ऐसा रॉन्ग जो कमिट हुआ है, जिस शहर में हुआ है, जिस जगह पे हुआ है, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि वो उसे इंटरटेन करे। तो अगर नहीं आपको लगता तो आप वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है। और का मतलब या होता है, या तो आपने जहाँ रॉन्ग अकर्ड हुआ है वहाँ आपने केस फाइल करना है। अगर आपको लगता है कि वहाँ नहीं सूट, या फिर आप वहाँ करना चाहते हैं जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। दोनों की जुरिस्डिक्शन है, जबकि हमारी इमूवेबल में सिर्फ टेरिटोरियल की लिमिट लगेगा। टेरिटोरियल जिसकी जुरिस्डिक्शन है वही कर सकता है केस, और कोई नहीं कर सकता। अब है अदर सूट्स, जनरल रूल ये कहता है कि वेयर द डिफेंडर डिजायर्स वर्क कॉज एक्शन। 20 में ये बताया गया है कि जनरल रूल यही है कि आपने क्या करना है कि आपने ना केस वहीं फाइल करना है जहाँ डिफेंडेंट रिजाइड करता है, जहाँ वो वर्क करता है, जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। सही है, तो आपने ना दोनों में से एक को करना है। जनरल रूल यही 21 यही डिस्क्राइब कर रहा है कि आपने डिफेंडेंट की जगह भी कर सकते हैं, जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अकॉर्ड हुआ है वहाँ भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑब्जेक्शन टू द प्लेस सुइंग, आपने अगर आपको लगता है कि प्लेस ऑफ सुइंग जहाँ पे आपका केस जो है इंस्टीट्यूट करवा दिया गया है, आपको कोई मसला है, तो आपने क्या करना है, मस्ट रेज एनी ऑब्जेक्शन अलाउड इफ जस्टिस फेल्ड। तो आपने क्या करना है, आपने एप्लीकेशन मूव करनी है वो इंस्टीट्यूट ऑफ सूट, यानी कि इंस्टीट्यूट तो खैर हो गया, आपको पता लग गया, समन हो गया। तो उसके बाद अगर आपने बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, बिफोर फाइनल डिसीजन, आपने क्या करना है, अपनी ट्रांसफ़र के लिए अपना जो केस है उसे आपने अपनी जगह ट्रांसफ़र करवा लेना। डिफेंडेंट को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना केस जो है अपनी जगह पे, यानी कि अगर लाहौर में कोई ऑफेंस का कोई रॉन्ग कमिट हुआ है, तो वो क्या करता है, लाहौर में अपने केस को ट्रांसफ़र करवा लेते, लेकिन उससे एप्लीकेशन देनी होती है ट्रांसफ़र ऑफ केस 24 भी पढ़ा था ना हमने। तो उसके एप्लीकेशन दे के तो वो क्या कर सकता है, अपने केस को मूव ऑन करवा सकता है अपनी जगह पे, अपनी लोकेटरी में, अपनी टेरिटरी के अंदर। तो फिर उसे इंसाफ मिल सकता है। तो अब बात करिए एसेंस ऑफ दिस चैप्टर, द प्लेस ऑफ सुइंग। ये जो चैप्टर है ये बात करते हैं कि आपने किस जगह पे अपने केस को सू करना है। तो इंश्योर दैट एवरी सिविल सूट इज फाइल्ड इन द प्रॉपर कोर्ट के अंदर ये फाइल किया जाता है। डिटरमाइन द सब्जेक्ट मैटर, मालूम करने के लिए लोकेशन, डेफिनेट डिफेंडेंट रेसिडेंस, इफ बैलेंस, कन्वीनियंस, जुडिशियल एफिशिएंसी, प्रिवेंटिंग फ्रॉम द शॉपिंग एंड कन्फ्यूजन। तो ये मसले से बचने के लिए इन प्रोविजंस को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं आपको मिल रहा, तो आप इनको देखते हुए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, सूट को फाइल कर सकते हैं। बात ये हो रही है कि अगर आपने कोई भी केस फाइल करना है तो आपने जुरिस्डिक्शन को देखते हुए करना है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और पेकोनरी जुरिस्डिक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जुरिस्डिक्शन, अदरवाइज चांसेस होते हैं आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाती है। अच्छा, तो क्या
रिजेक्शन किन सूरत में होती है? रिजेक्शन तब भी होती है जब आपकी जुरिसडिक्शन नहीं होती कोर्ट की, तो वो आप फिर भी केस फाइल कर देते हैं, तो आपका जो कोर्ट होता है वो रिजेक्ट कर देता है उस केस को। अगर आपकी कोई मिस्टेक हो, एड्रेस वगैरह ठीक ना लिखा हो, तो भी होता है। किसी भी सूरत में हो सकता है रिजेक्ट, लेकिन आपने स्पेशल जुरिसडिक्शन जो होती है ये करती है काम को, तो आपने देख के करना है। सही है। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, पेकोनरी जुरिसडिक्शन को मैंने पहले बता दिया था आपको, एक ऐसी होती है कि ग्रेड पे, ये ग्रेड के डिपेंड होती है कि जिस ग्रेड का आपका जज है उस हिसाब से आपने केस फाइल करना है। और टेरिटोरियल में जब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ज़्यादा बात होती है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को देखते हुए आपने केस फाइल करना है। प्लीज़ ले ली स्क्रीनशॉट, मैंने बड़ी कर दी है स्क्रीन, कि आपने इन 15 to 21 सेक्शंस आपको पता होना चाहिए किसे डील करते हैं। 15 हमें बताता है कि हमने लोएस्ट ग्रेड पे केस फाइल करना है। सेक्शन 16 बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ जुरिसडिक्शन है वहाँ आपने केस फाइल करना है। 17 बताता है मल्टीपल जुरिसडिक्शन के अंदर एक कोर्ट डिसीजन देगी और वो डिसीजन है वो ही इम्पोर्टेंट होगा और उसी को वैलिड कंसिडर किया जाएगा। अगर जुरिसडिक्शन डिफरेंट कोर्ट्स की है, देगी एक ही कोर्ट ही। और उसके अलावा जो अनसर्टेन जुरिसडिक्शन है जिसकी नहीं है, तो वो कोई भी कोर्ट दे सकती है, लेकिन उसको रीजनेबल ग्राउंड बयान करने पड़ेंगे। 19 हमें बताता है अगर मूवेबल प्रॉपर्टी या कोई पर्सन के रिगार्डिंग इशू है, तो वो जहाँ इशू रिकॉर्ड हुआ है वहाँ, और जहाँ डिफेंडेंट राइज करता है वहाँ आपने देना है। जनरल रूल भी यही 20 ये भी यही कहता है कि डिफेंडेंट जहाँ आप वहाँ दें, ताकि डिफेंडेंट को इजीली पकड़ा जा सके। ऑब्जेक्शन टू द प्लेस सोइंग, और जहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज हो रही है आपने वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करनी है, जहाँ पे आपको लगे कि अभी आपका जो केस है वो अभी स्टार्ट हुआ है, सूट इंस्टीट्यूट हुआ है और अभी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज नहीं हुए, अभी ट्रायल नहीं हुआ, तो आपके पास राइट है कि आप ट्रांसफ़र ऑफ सूट की ये ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं आप, कि आपको ये इशू है, तो आप एप्लीकेशन के ज़रिए बात कर सकते हैं। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि किन सूरत में प्लान जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। रिजेक्ट हो जाती है अगर आपकी जुरिसडिक्शन ना हो तब भी हो जाती है, और अगर कोई भी कॉज ऑफ एक्शन है आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, जो कोई भी कॉज ऑफ एक्शन अकर्ड हुआ है आपने इसे प्रॉपरली नहीं बताया, तो भी जो आपकी प्लेंट है वो क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। अगर आपने केस जो है वो ऐसा फाइल कर दिया जो हमारे सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन ये 1908 में डिस्क्राइब है, जो सेक्शन कौन सा पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम, सेक्शन 9, जो बताता है कि आपने सिविल नेचर सूट सुनने हैं। उसके अलावा अगर कोई केस आप फाइल कर देते हैं तो वो उसके अगेंस्ट है, तो उस पर भी बार लग के वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, आपकी प्लान रिजेक्ट कर दी जाती है। और उसके अलावा आपका जो केस है, और अगर उसको आपने क्लेम ज़्यादा बन रहा है और आप उसे कम कर रहे हैं, अगर आपका जो क्लेम है वो बन रहा है आपका 50 लाख, और आप कहते हैं कि सिविल कोर्ट के जो ग्रेड 3 है या 2 है वो 50 लाख का केस सुनता है, मैं काम करता हूँ, मैं 40 लाख 40 लाख का क्लेम कर लेता हूँ ग्रेड 3 से, जबकि ग्रेड 3 की जो पावर है वो सिर्फ 20 लाख है, तो आप कहते हैं चलो 20 लाख क्लेम कर लेता हूँ, बाकी जो है मैं बाद में कर लूँगा। ऐसे होता है ना समटाइम। तो तो उससे पता, क्योंकि ऐसे होता है कि स्पीडी ट्रायल होगा केस छोटा होगा, ऐसे नहीं होता है। रीज़नेबल जो आपकी रिलीफ बन रहा है, आप जो क्लेम करना चाहते हैं, जो क्लेम है आपने वो क्लेम करना है। अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि रिलीफ ज़्यादा बन रहा है, रिलीफ कम डिमांड किया जा रहा है, तो इन केसेस वो या तो रेफर नहीं करती, या रिजेक्ट करते हुए आगे रेफर कर देती है। तो इन सूरत में भी आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो आज के लिए मुझे नहीं लगता अगेन आपको कुछ पता हो और बताने की ज़रूरत है। इन बातों का आपने ख्याल रखना है, जुरिसडिक्शन का ख्याल रखना है, उसकी जुरिसडिक्शन के अलावा उसकी नेचर का ख्याल रखना है कि केस सिविल नेचर का है या नहीं, और उसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि आप रिलीफ कितना डिमांड कर रहे हैं, रीज़नेबल अमाउंट हो, और उसकी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन भी हो कि वो केस को एंटरटेन कर सके। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह आगे हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पे के बनाएंगे, कैसे आपने इंस्टीट्यूट करवाना है, उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं। तो हमारा ये टॉपिक अभी रहता है, तो इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। इसको आपने जहन नशीन करना है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को और हमारी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को।
जी जी, पढ़ना है, हमने एक्ट भी पढ़ना है। अभी एक्ट पे हम जाएंगे, अभी हम एक्ट की तरफ नहीं जा रहे। एक्ट जो है वो ज़रा लेंथी लैंग्वेज है। उससे पहले मैं आपको जिस इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिसके बारे में आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, मैं वो आपको बताना चाह रही हूँ। सही है। तो ये सेक्शंस आपको पता है, इसकी समरी डिटेल मैंने आपको बता दी है क्या है। तो इस बात को आपने लाजमी याद रखना है। हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही करना है ना, अभी अब और आगे नहीं जा रहे। अब बढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्ट एक्ट पे गए ना तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट एक्ट पे नहीं जाऊंगी। मैं जस्ट आपको अभी नॉलेज दूंगी कि आपने कैसे करना है। जज ग्रेड 1 होता है, जज ग्रेड 2 होता है, जज ग्रेड 3 होता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया पिकोनल जुरिसडिक्शन में जज 1 की अनलिमिटेड पावर होती है, और उसके अलावा हमारे जो अनलिमिटेड पावर होती है जज 2 की, जज 1 की अनलिमिटेड होती है, और जज 2 की ग्रेड 2 की जो लिमिटेड पावर होती है वो थोड़ी लिमिटेड होती है। जज 3 की बिल्कुल ही अनलिमिटेड होती है, बहुत कम होती है। ग्रेड 3 की जज की जो पावर बहुत कम होती है। इस बात को मैं सुबह से बात आपको बताना चाह रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आती। तो आई होप आपको समझ लग गई होगी कि हमारे किस जज की पावर ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। ग्रेड 3 की सबसे कम होती है। तो आज के लिए इतने, इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।